प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 12 गणित में यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 के 5वें सेट संकेतांक 324 बी के प्रश्न नंबर 6 से लेकर आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। 1 से 5 नंबर तक के प्रश्नों का हल हम 2 भागों में हल कर चुके हैं। तो 1 से 5 तक का हल यदि देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा। उस लिंक के माध्यम से 1 से 5 तक का हल देख सकते हैं। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 6 में कह रहा सभी खंड कीजिए, जिसमें का भाग में कह रहा सिद्ध कीजिए किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में। तो ए बराबर देख रहे हैं दिया है किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों का समुच्चय, और संबंध आर है। आर बराबर कह रहा है एक्स वाई सच दैट एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। तो देख रहे हैं ए दिया है किसी कॉलेज की समस्त पुस्तकों का समुच्चय, अर्थात किसी कॉलेज की पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों का समुच्चय, और संबंध आर बराबर देख रहे हैं एक्स वाई सच दैट एक्स तथा वाई में क्या पेजों की संख्या समान है। इस संबंध को तुल्यता संबंध सिद्ध करना है। तुल्यता संबंध के लिए सबसे पहले हम स्वतुल्य संबंध सिद्ध करेंगे। हम जानते हैं कोई भी संबंध तुल्यता संबंध तभी होगा जब वह स्वतुल्य सम्मित और संक्रमक हो। तो सबसे पहले हम स्वतुल्य सिद्ध करेंगे। स्वतुल्य के लिए मान लेते हैं, माना x बिलोंग्स टू a, माना x बिलोंग्स टू a। देख रहे हैं संबंध r दिया है एक्स वाई सच दैट x तथा y में पेजों की संख्या समान है। कह सकते हैं x का संबंध यदि हम x से लेते हैं तो x बिलोंग्स टू r। दिस इंप्लाइज, इसका अर्थ है कि x तथा x में पेजों की संख्या समान है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि x तथा x अर्थात एक ही पुस्तक है, तो पुस्तक समान है तो पेजों की संख्या भी समान होगी। तो x तथा x में पेजों की संख्या समान है, पेजों की संख्या समान है। देख रहे जो कि सत्य है, यह सत्य है, इसलिए यह स्वतुल्य संबंध है। इसलिए दिया हुआ संबंध स्वतुल्य संबंध है, इसलिए यह स्वतुल्य संबंध है। अब हम सम्मित संबंध सिद्ध करेंगे। तो देख रहे हैं सेकंड सम्मित के लिए मान लेंगे सम्मित के लिए मान लेते हैं, माना एक्स वाई बिलोंग्स टू, माना एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। देख रहे हैं एक्स और वाई मान लेते हैं समुच्चय ए के अवयव हैं। तो ऐसी स्थिति में एक्स वाई बिलोंग्स टू आर लेंगे। इसका अर्थ है कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। दिस इंप्लाइज, इसका अर्थ है कि एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है। इसी को हम इस प्रकार कह सकते हैं, दिस इंप्लाइज x तथा y में पेजों की संख्या समान है तो y तथा x में भी पेजों की संख्या समान होगी। y तथा x में पेजों की संख्या समान है, पेजों की संख्या समान है, अर्थात yx बिलोंग्स टू r। दिस इंप्लाइज yx बिलोंग्स टू r। देख रहे हैं x y बिलोंग्स टू r लेकर चले थे और yx बिलोंग्स टू r मिल जाता है। चूंकि x y बिलोंग्स टू r, दिस इंप्लाइज yx बिलोंग्स टू r, इसलिए यह सममित संबंध है, इसलिए यह सममित संबंध है। अब हम संक्रमक संबंध सिद्ध करेंगे। देख रहे हैं तीसरा पार्ट, संक्रमक के लिए मान लेते हैं, माना एक्स वाई जेड, माना एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर।
तो अब यहाँ पर संक्रमक में हम जानते हैं जो पहले का संबंध दूसरे से है और दूसरे का संबंध तीसरे से है, ठीक वही संबंध पहले और तीसरे में मिल जाता है, तो फिर ये दिया हुआ संबंध संक्रमक संबंध होगा। तो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर, इसका अर्थ हुआ कि एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है, पेजों की संख्या समान है तथा एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है तथा वाई और जेड में पेजों की संख्या समान है, पेजों की संख्या देखने समान दी है। एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है, कह सकते हैं जितने पेज एक्स में हैं उतने पेज वाई में हैं, और कह रहा है जितने पेज वाई में हैं उतने पेज जेड में हैं। इसका अर्थ हुआ कि एक्स और जेड में भी पेजों की संख्या समान होगी। तो दिस इंप्लाइज एक्स तथा जेड में पेजों की संख्या समान है, पेजों की संख्या समान है, अर्थात एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। चूंकि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर और वाई जेड बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज एक्स जेड बिलोंग्स टू आर, इसलिए यह संक्रमक संबंध है, इसलिए यह संक्रमक संबंध है। चूंकि दिया हुआ संबंध स्वतुल्य सममित और संक्रमक है, क्योंकि हम कह सकते हैं यह संबंध स्वतुल्य सममित और संक्रमक है, इसलिए यह तुल्यता संबंध है, इसलिए यह तुल्यता संबंध है। देख रहे यही हमको सिद्ध करना था। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 6 का खा भाग। देख रहे प्रश्न नंबर 6 के खा में दिया है क्या y इक्वल टू एक्स की पावर x का अवकलन कीजिए। तो देख रहे दिया हुआ फलन है, इसका हमको अवकल गुणांक ज्ञात करना है। देख रहे फलन दिया है y इक्वल टू एक्स की पावर x, चूंकि चर की पावर चर लगी है, जब भी चर की घात चर होगी तो ऐसे फलन का बिना लाग लिए हुए अवकलन करना संभव नहीं होगा। तो सबसे पहले हम दोनों ओर का लाग ले लेंगे। दोनों ओर का लाग लेने पर देख रहे लाग लेंगे तो y में लाग y बनेगा, और इसमें देख रहे जो घात लगी है x की घात x पहले आ जाएगी, तो x की घात x log x। अभी भी हम देख रहे हैं x की घात x अर्थात चर की घात चर लगी है, तो बिना लाग लिए हुए अभी भी अवकलन संभव नहीं होगा। तो पुनः दोनों ओर का लाग लेने पर देख रहे पुनः दोनों ओर का लाग लेंगे। लाग y में लाग लेंगे तो लाग y मिल जाएगा। लाग y इक्वल टू देख रहे हैं लाग लेने पर चूंकि दो फलन हैं log और x की पावर x इंटू लाग x। अब इसमें लाग mn का फार्मूला लग जाएगा। लाग mn जानते हैं, लाग m प्लस लाग n होता है, इसको हम लिख सकते हैं log m की जगह देख रहे हैं x की घात x है प्लस लाग n अर्थात log x। अब देख रहे हैं x की घात x है तो लाग में जानते हैं घात पहले आ जाती है, तो यदि हम घात को पहले लिख लें तो यही फलन इस प्रकार बन जाएगा लाग y इक्वल टू घात पहले कर लेते हैं तो x log x प्लस लाग x
x के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसके बाद हम x के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे। तो देख रहे हैं x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यही फलन बन जाएगा। x के सापेक्ष अवकलन करने पर देख रहे हैं x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो देख रहे हैं इस पहले लाग का करेंगे। लाग x जानते हैं 1/x होता है, तो लाग लाग y है, x के स्थान पर लाग y है तो 1/log y मिलेगा। इसके बाद अब log y का करते हैं तो log y का 1/y और y का करेंगे dy/dx मिलेगा। तो देख रहे हैं ये लेफ्ट हैंड साइड का अवकल गुणांक होगा। अब हम राइट हैंड साइड में करेंगे तो राइट हैंड साइड में हम देख रहे हैं तो x log x में ही दो फलन है, इसका अलग हो जाएगा और log x का अलग होगा। देख रहे हैं x log x में पहला फलन और दूसरे फलन के गुणन का सूत्र लगाएंगे। पहला फलन x इंटू दूसरे का अवकल गुणांक, log x का अवकल गुणांक होता है 1/x प्लस दूसरा फलन अर्थात log x इंटू पहले का अवकल गुणांक, x का अवकल गुणांक हम जानते हैं 1 होता है। इसके बाद अब देख रहे हैं x log x का अवकल गुणांक हो गया। अब log x का करेंगे प्लस log का करेंगे, देख रहे हैं log x आगे दिया है तो 1/log x मिलेगा। फिर log x का करेंगे 1/x और x का 1 ही होता है। अब इसको सरल करेंगे। यदि हम देख रहे हैं dy/dx बराबर लिखें तो dy/dx इक्वल टू मिलेगा। देख रहे हैं y log y भाग में है, पक्षांतर करेंगे गुणा में मिल जाएंगे y log y इंटू देख रहे हैं यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे से तो बचता है 1+log x। देख रहे हैं 1+log x प्लस 1/x log x। अब इसको हम सरल करेंगे तो देख रहे हैं सरल करने पर इसका मान मिल जाएगा। y log y का मान रख देते हैं। देख रहे हैं y बराबर था x की पावर x तो यहाँ पर देख रहे हैं जो हमारा प्रश्न दिया था, प्रश्न में देख रहे हैं y इक्वल टू x की पावर x, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं और log y बराबर x की पावर x इंटू log x, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। तो समीकरण 1 और 2 से y और log y के मान रखने पर तो देख रहे हैं y और log y का मान रखेंगे तो dy/dx इक्वल टू मिल जाएगा dy/dx इक्वल टू y देख रहे हैं x की पावर x इंटू log y का मान है x की पावर x इंटू log x और देख रहे हैं ब्रैकेट में 1+log x प्लस 1/x log x। तो यही दिए हुए फलन का अभीष्ट अवकल गुणांक होगा। तो ये हमारे प्रश्न नंबर 6 के खा का आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 6 का गा भाग। देख रहे हैं 6 के गा में दिया है, प्रश्न नंबर 6 का गा पार्ट है। देख रहे गा में दिया है कि मान लीजिए कि a बराबर देख रहे हैं आप भी a दिया है, b दिया है, c दिया है तो एक ऐसा आप भी d ज्ञात कीजिए कि कह रहा CD माइनस AB इक्वल टू 0 हो। तो हमको एक ऐसा आप भी d का मान निकालना है कि CD माइनस AB बराबर 0 के हो। देख रहे शीट गा नंबर में दिया है A B C 3 आप भी दिए हैं तो एक ऐसा D आप भी ज्ञात करना है कि CD माइनस AB बराबर 0 हो। चूंकि हम जानते हैं समान कोटि के आव्यूह को ही आपस में जोड़ा या घटाया जा सकता है, इसका अर्थ है कि D भी 2 गुणे 2 क्रम का एक आव्यूह होगा। तो मान लेते हैं माना D इक्वल टू माना आव्यूह D इक्वल टू मान लेते हैं x y z और u। तो देख रहे हैं 2 गुणे 2 क्रम का एक आव्यूह मान लेते हैं। अब सबसे पहले हम CD का मान निकालेंगे, C और D का गुणनफल। देख रहे हैं CD जिसमें C दिया है 2 5 3 8 और D आव्यूह हमने माना है x y z u। तो देख रहे हैं इनका आव्यूह गुणन से यदि हम गुणनफल निकालें तो देख रहे हैं 2 गुणे x 2x मिल जाएगा प्लस 5 गुणे z
5 जेड मिल जाएगा। और अब यदि पहली पंक्ति का हम दूसरे स्तंभ में करें तो 2 गुणे वाई, देख रहे हैं 2 गुणे वाई 2i प्लस 5 गुणे यू 5u मिल जाएगा। आप दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में करेंगे तो 3 गुणे एक्स 3x प्लस 8 गुणे जेड 8z। आप दूसरे स्तंभ में करेंगे 3 गुणे वाई 3y और देख रहे हैं प्लस 8 गुणे यू 8u। तो ये हमारा आबी सी डी का मान मिल जाता है। फिर देख रहे हैं सी डी माइनस ए बी। अब ए और बी का गुणनफल निकालेंगे। देख रहे हैं ए का मान है 2 माइनस 1, दूसरी पंक्ति है 3 4 और आबी बी दिया है पहली पंक्ति में 5 2, दूसरी पंक्ति 7 4। यदि इनका आपस में गुणा करेंगे तो देख रहे हैं गुणनफल मिलेगा 2 गुणे 5 2 पंचे 10 माइनस 1 गुणे 7 माइनस 7। आप देख रहे हैं दूसरे स्तंभ में गुणा करेंगे 2 दुनाई 4 माइनस 1 गुणे 4 माइनस 4। आप दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में करेंगे 3 और 5 का गुणनफल 3 पचे 15 माइनस 4 और 7 का गुणा करेंगे तो 7 चौक 28। आप देख रहे हैं दूसरे स्तंभ में करेंगे 3 और 2 का गुणा करते हैं 3 दुनाई 6 प्लस 4 में 4 से गुणा करेंगे 4 चौक 16। आप देख रहे हैं यदि इसको सरल कर लें तो सरल करने पर देख रहे हैं यही बराबर मिल जाएगा 10 से 7 घटाएंगे 3 मिल जाएगा 4 माइनस 4 0। फिर देख रहे हैं 15 से 28 घटाएंगे तो प्लस माइनस घटेगा चिन्ह बड़ी संख्या का। 28 से 15 घटाएं, देख रहे हैं 8 से 5 घटाते हैं 3 मिलेगा और 2 से 1 घटाएंगे 1 माइनस 13। और इसके बाद फिर देख रहे हैं 6 प्लस 16 16 6 22 हो जाएगा। अब दिया है सी डी माइनस ए बी बराबर 0, तो यहाँ पर हम सी डी और ए बी का मान रख देंगे। सी डी माइनस ए बी बराबर 0। देख रहे हैं सी डी, चूंकि सी डी माइनस ए बी इक्वल टू 0, सी डी का मान मिला है। देख रहे हैं पहली पंक्ति है 2x प्लस 5z और 2y प्लस 5u, दूसरी पंक्ति में 3x प्लस 8z और देख रहे हैं दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव है 3y प्लस 8u माइनस ए बी का मान देख रहे हैं 3 0 माइनस 13 22 और यही बराबर 0 के दिया है। देख रहे हैं इस आव्यूह को यदि हम पक्षांतर कर लें तो पक्षांतर करने पर देख रहे हैं इधर माइनस में है उधर प्लस में आ जाएगा। तो इस प्रकार से यही बन जाएगा 2x प्लस 5z 3x प्लस 8z और देख रहे हैं दूसरा स्तंभ है, इस पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ में 2y प्लस 5u और 3y प्लस 8u और इसको पक्षांतर कर दिए राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस में 3 0 माइनस 13 22। अब चूंकि दोनों आव्यूह समान हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो दो आव्यूह तभी समान होते हैं जब उनके संगत अवयव समान हैं। इसलिए दोनों ओर से तुलना करने पर देख रहे हैं दोनों ओर से तुलना कर लेंगे। तुलना करने पर देख रहे हैं मिल जाएगा संगत पहला अवयव देखें 2x प्लस 5z और राइट हैंड साइड में हम देख रहे हैं पहला अवयव 3 है तो ये बराबर 3 के मिल जाएगा। ये हमारा एक समीकरण बन जाता है। और इसके बाद यदि पहले स्तंभ के दूसरे अवयव से तुलना करें 3x प्लस 8z, जबकि राइट हैंड साइड में देख रहे हैं माइनस 13 दिया है, ये दूसरा समीकरण बन जाता है। फिर देख रहे हैं दूसरे स्तंभ के अवयवों से यदि तुलना करेंगे तो 2y प्लस 5u बराबर 0, जबकि 3y प्लस 8u यही बराबर देख रहे हैं 22 के है। तो ये समीकरण 3 और 4 बन जाते हैं। तो अब इन दोनों समीकरणों को यदि हल करें, देख रहे हैं पहले और दूसरे समीकरण में यदि हम x का गुणांक बराबर करते हैं तो समीकरण 1 गुणे 1 में 3 से गुणा कर देंगे, 2 में 3 से 1 गुणे 3 तथा तो देख रहे हैं समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे 3 दुनाई 6x प्लस 3 पचे 15 z बराबर 3 त्रिक 9
और दूसरे समीकरण में 2 से गुणा करेंगे, 2 तिहाई 6x प्लस 2 अट्ठे 16 जेड बराबर देख रहे हैं -13 में 2 से गुणा करेंगे, 13 दुनाई 26 -26 हो जाएगा। अब इसमें हम देख रहे हैं x के गुणांक समान हैं, इसलिए घटा देंगे, चिन्ह भी समान है। घटाने पर घटाने में चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस। आप देख रहे हैं x का पद प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। 15 जेड से 16 जेड घटाएंगे, माइनस जेड बराबर देख रहे हैं 26 9 35। इस प्रकार से जेड बराबर -35 आ जाएगा। जेड के मान को समीकरण 1 में यदि रख दें, देख रहे हैं समीकरण 1 से 1 में हम जेड का मान रखेंगे तो 2x प्लस 5 जेड देख रहे हैं -35 बराबर 3। सरल करेंगे, सरल करने पर देख रहे हैं 2x प्लस माइनस माइनस 5 पचा 25 5 3 15 2 17 बराबर 3। इस प्रकार से देख रहे हैं 2x बराबर -175 पक्षांतर करेंगे, प्लस में आ जाएगा 175 प्लस 3 जोड़ेंगे तो 178। इस प्रकार से x बराबर देख रहे हैं 2 से 178 में भाग देंगे, 2 अट्ठे 16 और 2 नहीं 18, तो x बराबर 89 मिल जाएगा। अब यदि हम समीकरण 3 और 4 को हल करें तो देख रहे हैं समीकरण 3 और 4 को हल करने पर समीकरण 3 में यदि हम 3 से गुणा कर दें और समीकरण 4 में 2 से, तो y के गुणांक समान हो जाएंगे। समीकरण 3 में 3 से तथा समीकरण 4 में देख रहे समीकरण 4 में 2 से गुणा कर देंगे, 4 गुणे 2। 3 में 3 से गुणा करेंगे, 3 दुनाई 6y प्लस 3 पचे 15 u बराबर 0 से गुणा होगा 0 बन जाएगा। और चौथे समीकरण में 2 से गुणा करेंगे तो 2 तिहाई 6y प्लस 2 अट्ठे 16 u बराबर 22 दूनी 44। आप देख रहे हैं y का गुणांक समान है, चिन्ह भी समान है, इसलिए घटाएंगे तो घटाने में चिन्ह बदल जाएगा, y का पद देख रहे हैं कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार से 15u माइनस 16u देख रहे हैं माइनस u बराबर -44। माइनस माइनस कैंसिल कर दें तो u बराबर 44 मिल जाता है। अब इस u के मान को समीकरण 3 में रखने पर तो देख रहे हैं समीकरण 3 से यदि हम समीकरण 3 से देखें, समीकरण 3 से 3 में देख रहे हैं दिया है 2y प्लस 5u, u देख रहे हैं 44 है, u की जगह 44 रख देंगे बराबर 0। तो इस प्रकार से 2y प्लस 5 चौको 20 5 चौको 20 2 22 बराबर 0। तो 2y बराबर -220 या y बराबर मिल जाएगा -110। तो इस प्रकार से आव्यूह d का मान मिलेगा, अतः आव्यूह d बराबर देख रहे हैं आव्यूह d बराबर हमने माना था xy ZU, x का मान मिला है 89, देख रहे हैं x का मान 89 और y -110, z देख रहे हैं z -35 है और u का मान 44 है। तो ये अभीष्ट आव्यूह d का मान होगा। तो ये हमारे प्रश्न नंबर 6 के गा का आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 6 का घा भाग। देख रहे प्रश्न नंबर 6 के घा में दिया है, कह रहा है यदि a बराबर देख रहे a आव्यूह है तो सिद्ध कीजिए a इंटू एडजॉइंट a इक्वल टू मॉड a i, ये हमको सिद्ध करके लाना है। तो देख रहे हैं इसमें सबसे पहले हम एडजॉइंट a और मॉड a निकाल करके फिर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल करेंगे। तो देख रहे हैं आव्यूह a और हमको सिद्ध करना है a एडजॉइंट a इक्वल टू मॉड a i। तो इस प्रश्न में हम सबसे पहले a के सह गुणनखंड निकाल लेते हैं और फिर मॉड a का मान भी निकालते हैं। तो सबसे पहले इसका हम मॉड a ज्ञात कर लें। तो देख रहे हैं पहली पंक्ति को लेकर प्रसार करने पर r1 को लेकर प्रसार करने पर r1 को लेकर प्रसार करने पर देख रहे हैं मॉड a इक्वल टू मिल जाएगा 1 इंटू देखिए 4 और 4 का गुणा करेंगे, 4 चौक 16 माइनस
3 और 3 का गुणा करेंगे 3 त्रिक 9 माइनस देख रहे हैं 3 दिया है और इसके संगत 1 और 4 का गुणा करते हैं 4 मिल जाएगा माइनस 1 और 3 का गुणा करेंगे 3 प्लस 3 और देख रहे हैं इस अवयव के संगत 1 और 3 का गुणा करेंगे 3 माइनस 1 और 4 का गुणा करते हैं 4 मिल जाएगा। अब इसको सरल कर लेते हैं। देखिए 16 से 9 घटाएंगे 9 7 16 7 1 का गुणा करेंगे 7 मिल जाएगा। 4 से 3 घटाएं 1 और 1 3 का गुणा 3 देख रहे हैं माइनस लगा है -3। फिर देख रहे हैं 3 -4 -1 और +3 का गुणा -3 तो देख रहे हैं 7 - 6 बराबर 1 के मिल जाएगा। तो मान ए का मान 1 मिल जाता है। इसके बाद हम ए के सह गुणनखंड निकालेंगे। देख रहे हैं ए के सह गुणनखंड ए के सह गुणनखंड देख रहे हैं ए के सह गुणनखंड A11 सबसे पहले हम A11 का मान निकालेंगे। तो देख रहे हैं A11 और चिन्ह देख रहे हैं इसमें सबसे पहले चिन्ह प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस इस क्रम से चिन्ह लेंगे। तो पहले अवयव का चिन्ह प्लस के साथ होता है और देख रहे हैं इसके संगत उपसारणिक में पहली पंक्ति पहला स्तंभ हट जाएगा। 4 और 4 का गुणा किए 4 चौक 16 माइनस 3 में 3 से गुणा करेंगे 9 तो 16 - 9 बराबर 7। इसके बाद A12 का मान निकालेंगे। 12 देख रहे हैं इसमें चिन्ह माइनस लग जाता है और इस अवयव के संगत देख रहे हैं 1 4 का गुणा करेंगे 4 माइनस 1 और 3 का गुणा करेंगे 3 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से देख रहे हैं यही बराबर मिल जाएगा 4 - 3 1 पहले माइनस लगा है तो -1। अब इसके बाद A13 में अगर देखें इसका चिन्ह प्लस होगा और इस अवयव के संगत यदि देखें तो 1 × 3 3 -1 × 4 4 तो 3 - 4 बराबर -1 मिल जाएगा। अब इसके बाद हम दूसरी पंक्ति के संगत सह गुणनखंड निकालेंगे। A21 देख रहे हैं इसका चिन्ह माइनस होता है। A21 इसके संगत माइनस चिन्ह होगा तो ये दूसरा पंक्ति को हटा देंगे पहला स्तंभ हटेगा। तो 3 और 4 का गुणा किए 3 चौक 12 माइनस फिर देख रहे हैं 3 और 3 का गुणा करेंगे 3 त्रिक 9 तो 12 से 9 घटाए 3 माइनस लगाए तो -3। इसके बाद A22 देख रहे हैं इसमें चिन्ह प्लस रहेगा और इसके संगत अवयव अगर देखें 1 4 का गुणा 4 माइनस 1 3 का गुणा 3 तो 4 - 3 देख रहे हैं 4 - 3 बराबर 1 मिल जाएगा। इसके बाद A23 का मान निकालेंगे। देख रहे हैं इसमें चिन्ह माइनस रहेगा और इसके संगत यदि देखें तो इस अवयव के संगत हमारी ये दूसरी पंक्ति छूटेगी और तीसरा स्तंभ 1 और 3 का गुणा 3 -1 और 3 का गुणा 3 तो 3 - 3 बराबर 0 मिल जाएगा। इसके बाद तीसरी पंक्ति के संगत सह गुणनखंड यदि लिखें A31 तो देख रहे हैं A31 का मान मिल जाएगा। देख रहे हैं इस अवयव के संगत प्लस चिन्ह रहेगा तो तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ छूटेगा 3 और 3 का गुणा किए 3 त्रिक 9 माइनस देख रहे हैं 4 और 3 का गुणा करेंगे 12 तो 9 - 12 देख रहे हैं यही बराबर मिल जाएगा -3। इसके बाद A32 का मान लिखेंगे तो चिन्ह देख रहे हैं इसमें माइनस आएगा और इसके संगत यदि देखें तो हमारा दूसरा स्तंभ और तीसरी पंक्ति छूट जाएगी। इसमें मान मिलेगा 1 × 3 3 -1 × 3 3 तो 3 - 3 बराबर 0 आ जाएगा। इसके बाद A33 का मान यदि देखें देख रहे हैं इसमें चिन्ह प्लस आएगा और इसके संगत अगर उपसारणिक देखें तो देख रहे हैं तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ छूटेगा 1 4 का गुणनफल 4 माइनस 1 3 का गुणा करेंगे 3 तो 4 - 3 बराबर 1 मिल जाएगा। अब हम सह गुणनखंडों से निर्मित आव्यूह को यदि लिखें ए के सह गुणनखंड से निर्मित आव्यूह देख रहे हैं ए के सह गुणनखंड से निर्मित आव्यूह का मान यदि लिखें देख रहे हैं ए के सह गुणनखंड से निर्मित आव्यूह ए के सह गुणनखंड से निर्मित आव्यूह बराबर
तो क्षय गुणनखंड से निर्मित आव्यूह लिखेंगे। देख रहे हैं पहली पंक्ति में 7 -1 -1 7 -1 -1 और दूसरी पंक्ति में देख रहे हैं अवयव मिलेंगे। दूसरी पंक्ति के अवयव हैं -3 1 -3 1 और 0। अब देख रहे हैं तीसरी पंक्ति में -3 0 1 -3 0 1। तो ये हमारा एक क्षय गुणनखंड से निर्मित आव्यूह बन जाता है। अब हम एडजॉइंट ए का मान लिखेंगे। तो देख रहे हैं एक क्षय गुणनखंड से निर्मित आव्यूह को यदि हम बी बराबर मान लें तो एडजॉइंट ए बराबर बनेगा एडजॉइंट ए इक्वल टू इस निर्मित आव्यूह का परिवर्त आव्यूह अर्थात बी डैश। तो परिवर्त आव्यूह में हम जानते हैं पंक्ति और स्तंभ का आपस में परिवर्तन हो जाता है। पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में लिख देंगे 7 -1 -1 और दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ -3 1 0 और देख रहे हैं तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ बनेगी -3 0 1। आप देख रहे हैं जो हमको सिद्ध करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड दी है a इंटू एडजॉइंट ए। तो a एडजॉइंट ए का मान निकालेंगे। तो देख रहे हैं a और एडजॉइंट ए बराबर लिखें यदि देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में दिया है, प्रश्न की लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड में है a इंटू एडजॉइंट ए, a इंटू एडजॉइंट ए। देख रहे हैं दोनों का सबसे पहले हम मान रख लेते हैं। a देख रहे हैं दिया है 1 3 3 पहली पंक्ति है 1 3 3 और दूसरी पंक्ति में देख रहे हैं 1 4 3, तीसरी पंक्ति में 1 3 4 इंटू एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए का मान देख रहे हैं हमने निकाला 7 -3 -3 7 -3 -3 और दूसरी पंक्ति में हम देख रहे हैं दूसरी पंक्ति में अवयव दिया है -1 1 0 और तीसरी पंक्ति है -1 0 1। इनका यदि आपस में हम गुणनफल निकालें तो देख रहे हैं यही गुणनफल मिल जाएगा। आपस में यदि इनका हम गुणा करते हैं, देख रहे गुणन की विधि हम जान रहे हैं, पहली पंक्ति और इधर से पहला स्तंभ लेकर चलेंगे। तो देख रहे हैं 1 का गुणा 7 में होगा 1 7 7 प्लस 3 और -1 का गुणा करेंगे तो -3 एकम 3। फिर देख रहे हैं 3 का गुणा -1 से होगा -3। अब इसके बाद इस पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से करेंगे 1 गुणे -3 मिल जाएगा। इसके बाद 3 गुणे 1 3 एकम 3 प्लस 3 गुणे 0 देख रहे हैं 3 गुणे 0 0 मिल जाएगा। आप तीसरे स्तंभ में करेंगे 1 गुणे -3 प्लस 3 गुणे 0 0 हो जाएगा प्लस 3 गुणे 1 3। अब हम दूसरी पंक्ति का तीनों स्तंभों में इसी प्रकार गुणनफल करेंगे। 1 गुणे 7 देख रहे हैं 7 मिल जाएगा, 1 गुणे 7 ये बराबर 7 के मिला प्लस 4 गुणे -1 -4 और 3 गुणे -1 -3। अब दूसरे स्तंभ में करेंगे 1 और -3 का गुणा -3, 4 और 1 का गुणा करेंगे 4 एकम 4 प्लस 3 और 0 का गुणा होगा तो 3 का 0 के साथ गुणा करेंगे 0 मिल जाएगा। अब देख रहे हैं तीसरे स्तंभ में 1 -3 का गुणा -3 प्लस 3 का गुणा 0 में करेंगे 0 मिल जाएगा प्लस 4 और 1 का गुणनफल 4 एकम 4। तो देख रहे हैं 3 और 1 का गुणनफल ये हमारा 3 मिल जाएगा। इसके बाद तीसरी पंक्ति का तीनों स्तंभों में इसी प्रकार गुणनफल करेंगे। 1 गुणे 7 7 मिल जाएगा। फिर देख रहे हैं 3 गुणे -1 -3 प्लस 4 गुणे -1 -4। अब दूसरे स्तंभ में 1 और -3 का गुणा -3, 3 और 1 का गुणनफल 3 एकम 3 प्लस 4 और 0 का गुणा करेंगे तो 0 मिल जाएगा। आप तीसरे स्तंभ में करते हैं 1 और -3 का गुणा -3, 3 और 0 का गुणा करेंगे 0 मिल जाएगा। 4 और 1 का गुणा करते हैं 4 एकम 4। आप देख रहे हैं इसको हम सरल करके लिखें तो सरल करके लिखने पर यही मान मिल जाएगा। देख रहे हैं यही बराबर होगा, देख रहे हैं सरल करते हैं 7 -3 3 6 7 से 6 घटाएंगे 1 आ जाएगा, -3 + 3 कैंसिल होकर के 0। फिर देख रहे हैं -3 + 3 0 आ जाएगा,
7 माइनस में 4 3 7, 7 माइनस 7 0। देखिए 4 से 3 घटाएंगे 1 मिल जाएगा। और इसके बाद फिर देख रहे हैं -3 + 3, ये भी 0 हो जाएगा। 7 माइनस में भी 3 4 7, 7 माइनस 7 0। देख रहे हैं -3 + 3 0, और 4 से 3 घटाते हैं तो ये बराबर 1 के मिल जाएगा। तो देख रहे हैं ये हमारा देखें तो 3 × 3 क्रम का एक इकाई आव्यूह है, और मॉड ए का मान हमने निकाला है। मॉड ए इक्वल टू आप देख रहे हैं 1 के बराबर मिला था। तो यहाँ पर चूंकि 1 से गुणा करने पर कोई अंतर नहीं मिलेगा, तो इस प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं। देख रहे हैं यही बराबर हो जाएगा 1 से गुणा किए, हम उसको मॉड ए लिख सकते हैं। और ये देख रहे हैं 3 × 3 क्रम का एक इकाई आव्यूह है, तो यही प्रश्न की राइट हैंड साइड है। इस प्रकार से देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड सिद्ध हो जाता है। अर्थात कह सकते हैं अतः ए इंटू एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू मॉड ए आई, यही हमको सिद्ध करना था। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न। देख रहे हैं इसके बाद अगला प्रश्न दिया है। देखें प्रश्न का 6 का अंगा पार्ट है, किसी धनात्मक अचर a के लिए dy/dx ज्ञात कीजिए जहां y इक्वल टू, देख रहे हैं y का मान दिया है y इक्वल टू a⁻t + 1/t, और फिर देख रहे हैं तथा कह रहा x बराबर, x का मान दिया है t + 1/t, t + 1/t की पावर a। तो ये किसी धनात्मक अचर a के लिए y और x के मान दिए हैं, हमको dy/dx ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इस y के फलन को x के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे, x के सापेक्ष, बल्कि देख रहे हैं y हमारा t के रूप में है तो t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। t के सापेक्ष अवकलन करने पर देख रहे हैं t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy/dt इक्वल टू मिलेगा, देख रहे हैं a⁻x के रूप में है। a⁻x का अवकल गुणांक हम जानते हैं a⁻x, तो देख रहे हैं x के स्थान पर t + 1/t, a⁻x इंटू log a। ये तो हमारा a⁻x के रूप में हुआ। अब हमको इस x अर्थात t + 1/t का करना है। तो देख रहे हैं t का अवकल गुणांक चूंकि t के सापेक्ष कर रहे हैं 1 मिल जाएगा, प्लस 1/t अर्थात t की घात -1, घात पहले आएगी फिर घात से 1 घटाएंगे तो -1 मिल करके -2। अब इसको हम सरल कर लेते हैं, तो देख रहे हैं सरल करने पर यही मिल जाएगा a⁻t + 1/t इंटू log a, और देख रहे हैं ब्रैकेट के अंदर मिलता है 1 प्लस माइनस माइनस, और देख रहे हैं t की घात -2 को 1/t² लिख सकते हैं। तो ये dy/dt का मान मिला। मान लीजिए समीकरण 1 बन गया। अब इसके बाद x के फलन को t के सापेक्ष अवकल गुणांक करने पर देख रहे दिया है x बराबर t + 1/t की पावर a। तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर t के सापेक्ष अवकलन करने पर देख रहे t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये प्रश्न हमारा फलन x⁻n के रूप में दिया है, तो इसका अवकल गुणांक मिलेगा dx/dt इक्वल टू, घात जानते हैं पहले आएगी फिर घात से 1 घटाएंगे तो t + 1/t इंटू a की घात a-1। अब हम t + 1/t का अवकल गुणांक निकालेंगे तो देख रहे हैं t का 1 मिल जाएगा, और 1/t का देख रहे हैं अभी हमने निकाला है तो -1/t²। अब dy/dx, तो देख रहे हैं dy/dx इक्वल टू होगा, ये इक्वेशन नंबर 1 2 हो गया। तो dy/dx इक्वल टू dy/dt अपान dx/dt। देख रहे हैं dy/dt समीकरण 1 में है, समीकरण 1 से मान लिखेंगे तो a⁻t + 1/t इंटू log a इंटू 1 - 1/t² अपान dx/dt। देख रहे हैं ये मिला है a इंटू t + 1/t की पावर a-1
इंटू 1-1/t²। देख रहे हैं आंसर दोनों में है, तो आंसर दोनों से कैंसिल कर देंगे। तो इस प्रकार से dy/dx इक्वल टू मिल जाएगा, देख रहे हैं a की पावर t+1/t इंटू लॉग a इंटू t+1/t की पावर a-1। तो देख रहे हैं यही हमारे इस दिए हुए प्रश्न का आंसर होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये a की पावर दी हुई है, इस a को हम a की पावर t+1/t, देख रहे हैं यहाँ पर x की पावर n के रूप में ही था, घात पहले आएगी, घात से एक घटाएंगे तो ये a ही सही है। तो इस प्रकार से dx/dy/dx इक्वल टू मिल जाता है a की पावर t+1/t इंटू लॉग a इंटू t+1/t की पावर a-1। तो ये हमारे इस दिए हुए प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न। देख रहे हैं अगले प्रश्न में दिया है प्रश्न नंबर 7 में, देख रहे हैं प्रश्न नंबर 7 में दिया है, 7 में कह रहा कोई एक खंड कीजिए जिसमें 7वें का भाग है। देख रहे हैं आप भी विधि से कह रहा रैखिक समीकरण निकाय को हल कीजिए। तो प्रश्न नंबर 7 का देख रहे हैं इसी प्रश्न को हम संकेतांक 324 संकेतांक बल्कि यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 के संकेतांक 324 EY के प्रश्न संख्या 7 के का में हल कर चुके हैं। तो वहां से आप इस प्रश्न का हल देख सकते हैं। वहां पर यही प्रश्न देख रहे हैं, यहाँ भी 7 के का में है और वहां पर भी 7 के का में ही आया था। तो वहां से आप इस प्रश्न का हल देख सकते हैं। इसके बाद देख रहे हैं 7 के खा में स्टार अंकित है, अर्थात यह प्रश्न इस समय पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। इसके बाद देख रहे हैं 8वें के का में जो दिया है कि कोई एक खंड कीजिए, तो इसमें भी देख रहे हैं का पार्ट में स्टार अंकित है, अर्थात ये प्रश्न भी पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। इसके बाद देख रहे हैं 8वें का खा नंबर है अवकल समीकरण dy/dx प्लस y काट x इक्वल टू 4 कोशेक x जहां x डज नॉट इक्वल टू 0 का एक विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। और देख रहे हैं दिया गया है कि y बराबर 0 जब x बराबर π/2। इस प्रश्न को हम हल करते हैं। देख रहे हैं अवकल समीकरण है dy/dx प्लस y कॉट x इक्वल टू 4x कोशेक x। इस अवकल समीकरण का विशिष्ट हल ज्ञात करना है जहां कह रहा y इक्वल टू 0 जब x इक्वल टू π/2। तो ये मान दिए हैं y इक्वल टू 0 जब x बराबर π/2 हो। तो देख रहे हैं दिया हुआ अवकल समीकरण रैखिक अवकल समीकरण का मानक रूप है। तो इस समीकरण की dy/dx प्लस py इक्वल टू q से तुलना करने पर इस समीकरण की रैखिक अवकल समीकरण की व्यापक रूप dy/dx प्लस py इक्वल टू q से सबसे पहले हम तुलना कर लेंगे। तो देख रहे हैं रैखिक अवकल समीकरण हमारा दो रूपों में होता है, एक तो dy/dx प्लस py इक्वल टू q, जबकि दूसरा रूप है dx/dy प्लस px इक्वल टू q के रूप में। तो देख रहे हैं पहले रूप में है, तो तुलना करने पर p बराबर cot x और q बराबर देख रहे हैं 4x कोशेक x, ये मान प्राप्त होते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF का मान निकालेंगे। तो IF इक्वल टू होगा IF इक्वल टू e की पावर इंटीग्रेशन p dx। देख रहे हैं p का मान रख देंगे तो यही बन जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन p, देख रहे हैं cot x है काट x dx, और काट x का समाकलन हम जानते हैं log sin x होता है। तो ये मिल जाएगा e की पावर log sin x। फिर जानते हैं e की पावर log x इक्वल टू x के होता है। तो देख रहे हैं यही बराबर मिल जाएगा sin x के। अब इसके बाद इसका व्यापक हल, व्यापक हल के लिए देख रहे हैं इसका फार्मूला है, व्यापक हल होता है y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस कांस्टेंट c।
तो अब इस फार्मूले में हम मान रख देंगे। तो देख रहे हैं y इंटू आई एफ का मान, आई एफ बराबर देख रहे हैं साइन एक्स मिला है, तो y इंटू साइन एक्स बराबर इंटीग्रेशन q, देख रहे हैं q का मान है, q हमारा तुलना करने पर 4x कोशिक x मिला है, 4x कोशिक x इंटू आई एफ देख रहे हैं साइन एक्स है, dx प्लस कांस्टेंट c। अब इसके बाद हम देख रहे हैं साइन एक्स और कोशिक एक्स का गुणनफल 1 के बराबर होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं, देख रहे हैं यही मिल जाएगा 4x कोशिक एक्स साइन एक्स का गुणनफल 1 हो जाएगा, तो 4x dx प्लस कांस्टेंट c। अब देख रहे हैं इसका समाकलन कर लेंगे, 4 तो अचर है बाहर कर लेते हैं और x का समाकलन करेंगे। देख रहे हैं 4 इंटू एक्स का समाकलन एक्स स्क्वायर अपान 2 प्लस कांस्टेंट c, देख रहे हैं 2 से 4 कैंसिल करेंगे, तो इस प्रकार से मिल जाता है y इंटू साइन एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस c। आप देख रहे हैं यदि हम y बराबर लिखें तो साइन एक्स का दोनों ओर भाग दे देंगे, साइन एक्स से यदि हम भाग देते हैं तो देख रहे हैं यही मान हमारा मिल जाएगा, साइन एक्स से भाग देने पर साइन एक्स लेफ्ट हैंड साइड में कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल टू 2x स्क्वायर अपान साइन एक्स, देख रहे हैं 2x स्क्वायर अपान साइन एक्स प्लस c अपान साइन एक्स। आप देख रहे हैं दिया है y बराबर 0 पर x बराबर पाई बाई 2, देख रहे हैं y बराबर 0 पर x बराबर पाई बाई 2, अगर इन मानों को रख दें, रखने पर देख रहे हैं y के स्थान पर 0 और x के स्थान पर पाई बाई 2 यदि रखते हैं तो यही फलन का मान इस प्रकार मिल जाएगा। देख रहे हैं y इक्वल टू y के स्थान पर हम 0 रखेंगे, तो देख रहे हैं 0 बराबर मिल जाएगा 2, x की जगह देख रहे हैं पाई बाई 2 रखेंगे, x स्क्वायर है, तो यही हमारा पाई स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर 4 अपान साइन x अर्थात साइन पाई बाई 2 प्लस c अपान साइन पाई बाई 2। देख लें सरल करने पर तो 0 बराबर 2 से 4 कैंसिल कर देंगे, 2 दुनाई 4, तो देख रहे मिल जाता है पाई स्क्वायर अपान 2, साइन 90 का मान 1 हो जाएगा प्लस c। तो इस प्रकार से c बराबर माइनस पाई स्क्वायर अपान 2, c इक्वल टू माइनस पाई स्क्वायर अपान 2। अब इस c के मान को देख रहे हैं यदि जो फलन हमारा बना है वहां पर यदि हम c का मान रख दें, देख रहे हैं यदि c का मान यहाँ पर रख दें तो यही हमारा अवकल समीकरण का विशिष्ट हल मिलेगा, y साइन एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस c, देख रहे हैं c बराबर मिला है माइनस पाई स्क्वायर अपान 2। तो ये दिए हुए अवकल समीकरण का विशिष्ट हल होगा, तो यही हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। देख रहे हैं अगले प्रश्न में दिया है, देख रहे हैं प्रश्न नंबर 9 में दिया है कि कोई एक खंड कीजिए जिसमें का पार्ट में 3 डिब्बों में रंगीन गेंदें निम्न सारणी में दर्शाए अनुसार आवंटित की गई हैं। तो देख रहे हैं डिब्बे 3 हैं और अलग अलग काला, सफेद और लाल रंग की ये गेंदें भरी हुई हैं। एक डिब्बे को यदृच्छा चुना गया और उसमें से एक गेंद निकाली गई। यदि गेंद का रंग काला है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि गेंद को डिब्बा 3 से निकाला गया है। तो देखिए इस प्रश्न को यहाँ पर दिया है कि 3 डिब्बे हैं, तो इसको यदि हम इस प्रकार से दर्शाएं, देख रहे हैं पहला डिब्बा और एक दूसरा डिब्बा, तो 3 डिब्बे हैं, तीनों डिब्बों में 3 रंगों की गेंदें रखी हुई हैं। तो देख रहे हैं इसमें पहले डिब्बे में दिया है, पहले डिब्बे में कह रहा है 3 काली गेंद हैं, 3 काली और 4 सफेद, जबकि 5 लाल हैं। दूसरे डिब्बे में 2 काली गेंद हैं और 2 सफेद हैं, साथ ही 2 लाल गेंद हैं। और तीसरे डिब्बे में देख रहे हैं 1 काली गेंद, 2 सफेद गेंद और 3 लाल गेंद हैं। तो इस
इन रंगों की गेंदें क्रमशः 3 डिब्बों में क्रमशः मान लेते पहला डिब्बा है और ये दूसरा डिब्बा है और ये तीसरा डिब्बा है। तो इस प्रकार से तीनों डिब्बों में गेंदें रखी गई हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं पहले डिब्बे के चुने जाने की घटना को यदि हम E1 मान लें, E1 मान लेते हैं E1 इक्वल टू पहले डिब्बे को चुने जाने की घटना, फर्स्ट डिब्बे को चुने जाने की घटना E2 इक्वल टू दूसरे डिब्बे को चुने जाने की घटना और E3 इक्वल टू मान लेते हैं तीसरे डिब्बे को चुने जाने की घटना। तो E1 E2 E3 इस क्रम से मान लेते हैं। फिर देख रहे हैं गेंद निकाली जाती है और गेंद काली रंग की हो तो यहाँ पर मान लेंगे, माना E बराबर काली गेंद चुने जाने की घटना, E बराबर काले रंग की गेंद चुने जाने की घटना आप देख रहे हैं यदि इसमें क्योंकि 3 डिब्बे हैं, तीनों डिब्बों के चुने जाने की संभावनाएं समान होंगी, इसलिए PE1 देख रहे हैं PE1 इक्वल टू PE2 इक्वल टू PE3 इक्वल टू 1/3 मिल जाएगा। देख रहे हैं कि 4 डिब्बे होते तो 1/4 मिल जाता, 5 होते तो 1/5 मिल जाता। क्योंकि डिब्बों की संख्या 3 है तो तीनों को चुने जाने की संभावना समान होगी। इस प्रकार से तीनों डिब्बों के चुने जाने की प्रायिकता 1/3 के बराबर होगी। आप देख रहे हैं यदि पहले डिब्बे से काली गेंद निकलती है तो इस घटना की प्रायिकता बराबर मिल जाएगी चुनी गई गेंद यदि पहले डिब्बे से हो। तो ऐसी स्थिति में P क्योंकि काली गेंद चुनी जानी है और वो पहले डिब्बे से हो तो ये बराबर मिल जाएगा P E अपान E1 PE अपान E1 इक्वल टू देख रहे हैं PE अपान E1 का मान मिलेगा। पहले डिब्बे से काली गेंद चुने जाने की देख रहे हैं 3 काली हैं जबकि कुल गेंदों की संख्या 3 4 7 7 5 12। तो पहले डिब्बे से काली गेंद चुने जाने की घटना 3/12 मिल जाएगी। दूसरे डिब्बे से काली गेंद चुने जाने की अगर प्रायिकता निकालें तो PE अपान E2 इक्वल टू देख रहे हैं इसका मान मिल जाएगा। दूसरे में देख रहे हैं काली 2 गेंद हैं जबकि कुल गेंद देखें तो 2 2 4 2 6 2/6 के बराबर मिल जाएगी। इसी प्रकार तीसरे डिब्बे से काली गेंद चुने जाने की प्रायिकता PE अपान E3 इसका मान मिल जाएगा। देख रहे हैं तीसरे डिब्बे में एक काली गेंद है जबकि कुल काली गेंद अगर देखें तो 1 2 3 3 6 काली गेंदें हैं। अब हमको ज्ञात करना है, प्रश्न कह रहा है यदि गेंद का रंग काला है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि गेंद को डिब्बा थर्ड से निकाला गया है। अर्थात हमको PE अपान E3 PE बल्कि यहाँ देख रहे हैं गेंद का रंग काला है ये हमको ज्ञात है तो काले रंग के लिए हमने E माना है तो E अपान में मिल जाएगा और गेंद डिब्बे थर्ड से निकली है अर्थात PE3 अपान E का मान हम ज्ञात करेंगे। तो अब हम बेज की प्रमेय लगाएंगे। बेज की प्रमेय के अनुसार इसका मान देखिए मिल जाएगा। यदि हम बेज की प्रमेय से देखें तो बेज की प्रमेय के अनुसार इसका मान आएगा। बेज की प्रमेय से बेज की प्रमेय का फार्मूला है PE3 अपान E इक्वल टू PE3 इंटू PE अपान E3 अपान PE1 इंटू PE अपान E1 प्लस PE2 इंटू PE अपान E2 प्लस PE3 इंटू PE अपान E3। आप देख रहे हैं यहाँ पर हम मान रख देंगे। तो मान रखने पर एक चीज़ यहाँ पर यही ध्यान देना है कि जो हमको पहले ज्ञात है वो नीचे रखेंगे और जिसकी प्रायिकता निकालना है वो सदैव ऊपर रहेगी। आप मान रख देते हैं। देख रहे हैं मान रखने पर यही बराबर आ जाएगा इक्वल टू
PE3 देख रहे हैं, E1 E2 E3 तीनों की प्रायिकता 1/3 है। 1/3 गुणे PE अपान E3 देख रहे हैं, PE अपान E3 1/6 है, अपान PE1 1/3 गुणे PE अपान E1 देख रहे हैं 3/12 है, प्लस PE2 1/3 इंटू PE अपान E2 2/6 प्लस PE3 देख रहे हैं 1/3 है, इंटू PE अपान E3 1/6। अब इसको यदि हम सरल करें तो देख रहे हैं सरल करने पर 1/3 गुणे 1/6 अपान हर में देख रहे हैं तीनों पदों में 1/3 कॉमन मिल जाएगा। 1/3 कॉमन कर लेते हैं और यदि सरल करते 3 एकम 3 3 चौको 12 2 एकम 2 2 तिहाई 6 और फिर देख रहे हैं 1/6 है। तो इस प्रकार 4 3 6 का लाशा लेंगे तो 4 3 6 का लाशा 12 मिल जाएगा। 4 तिहाई 12 3 एकम 3 प्लस 3 चौको 12 4 एकम 4 और 6 दुनाई 12 2 एकम 2। तो देख रहे हैं 1/3 ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा, तो यही मान मिल जाता है 1/6 बटे देख रहे हैं 4 3 7 7 2 9 9/12 6 से 12 काट देंगे 6 दुनाई 12। अब देख रहे हैं ये 2 हमारा अंश में आ जाएगा, तो इस प्रकार से इसका मान मिल जाएगा बराबर 2/9। तो अवशिष्ट प्रायिकता का मान 2/9 के बराबर होगा। तो यही हमारे प्रश्न नंबर 9 के का आंसर हो जाएगा। तो बच्चों देख रहे हैं प्रश्न नंबर 9 का खा रैखिक प्रोग्रामन का है। तो पीछे के सेटों में रैखिक प्रोग्रामन के काफ़ी प्रश्नों को हम हल कर चुके हैं, तो ठीक उसी प्रकार इस प्रश्न को भी आप हल कर लेंगे। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग।